तो क्लास में कोई नए स्टूडेंट नहीं आए थे ना? एक शायद नए स्टूडेंट आने वाले थे कोई। आज किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया? फर्स्ट क्लास तो नहीं है किसी की? नो सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, है ना? यस सर। यस सर। तो एक तो आपको मैं बता दूं, इस मंडे आपका टेस्ट है, उसमें लॉज ऑफ मोशन आएगा, ठीक है? तो पूरा चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन का, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे उससे। और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सूडो फोर्स का, वो मैं पहले ले रहा हूँ, बाद में और दूसरे क्वेश्चन करेंगे। सर हाँ जी। सर सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मैथ था गुड नहीं सर आफ्टरनून। उस चैप्टर में। हैं? सर मैंने तो अभी मतलब एक मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं तो चैप्टर में था नहीं, इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में। कोई बात नहीं, वो अभी जितना किया उसके हिसाब से ट्राई कर लेना तुम, ठीक है? सर मैम ने कहा है वैसे वो मधु हमसे बात कर लें, वो बता देंगे। हाँ, तो एक बार सर से बात कर लेना, ठीक है? ओके ओके सर। कौन बोल रहे थे ये? सर मिलन। मिलन, हाँ। तो देखो, हमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है इस सिंपल भाषा में, हमारी कॉमन भाषा में, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं फिजिक्स में। ऑब्जर्वर, इसमें दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऑब्जर्वर जो कि मोशन देख रहा है, जिससे वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ये सब दिखाई देंगी, वो ऑब्जर्वर है। यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम एक्स वाई जेड एंड टाइम टी ये मेजर करते हैं। यानी जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में हम ये कोऑर्डिनेट है उससे एक्स वाई जेड एक तो मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर ओरिजिन है। और उसने एक क्लॉक स्टार्ट कर दी है, उससे टाइम स्टार्ट हो गया है, वो टाइम भी देख रहा है आपका, उसे हम ऑब्जर्वर, या उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं ऑब्जर्वर को। इसमें दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगेगा, जब इसके अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे, और सुनने में ये बड़ा ट्रिकी लगता है। तो अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या वेलोसिटी जीरो, जीरो या कांस्टेंट हो, तो उसे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जो भी हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले लगाए, जो भी एनालाइज किया, वो सब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। यानी हमारा ऑब्जर्वर वहां पे रुका हुआ था, वो एक जगह एक पॉइंट पर फिक्स है और वहां से वो सारी एक्टिविटी देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर मूव करने लगे एक्सलेशन से, तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, और नॉन इनर्शियल मतलब वो जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो जब ऑब्जर्वर भी हमारा एक्सेलेटेड होता है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी लिफ्ट है, और लिफ्ट में हमने देखा था एक वेइंग मशीन थी और एक ये इसके अंदर पर्सन था। तो अगर लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जर्वर यहाँ फिक्स कर दूं मैं, इस पॉइंट पे ये मैंने ऑब्जर्वर रख दिया, वो ऑब्जर्वर, और लिफ्ट मेरी ए एक्सलेशन से ऊपर मूव कर रही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगाते हैं जिसे हम सूडो फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स। और ये जो सूडो फोर्स लगती है, ये जो भी एक्सलेशन होता है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगती है, इसलिए माइनस है में, और ये मास ऑब्जर्वर का मास होगा, या ऑब्जर्वर देख रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हम मोशन कंसिडर करेंगे उसका मास होगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन है, ऐसी एक सूडो फोर्स लगा देते हैं। उसके बाद हम न्यूटन्स लॉज जो भी थे हमारे वो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर, समय हाँ, समय इसको लगा है। ये इसका सॉल्व करने का मेथड है, ये ऊपर एक्सलेशन ये है ना, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देते हैं। तो हमने ऐसा कर दिया कि उस वो जो मोशन था वो एक तरह से ऑब्जर्वर के लिए रुक गया, वो मोशन वो ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है। तो अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो वो स्टेशनरी हो जाता है। तो यस इसलिए अब माइनस को। पहले ये मेथड याद कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे ये वाला केस था, तो इसमें क्या था। Sir, हाँ जी, sir, I'm the new student here. Can you please help me? How many topics have been covered and which chapter is this? I'm unable to cope up with you. Sorry. I was asking about new student, but new student has come a little late. You are Disha, I think. Yeah, sir, I got disconnected. Okay, Disha. So you now please wait for some time. Whatever is being done in the class, follow it, and whatever is left out, that will be covered separately. Okay? आपका जो भी बच गया है वो मैं अलग से कराऊंगा, जो क्लास में हो रहा है वो क्लास के साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. हाँ, तो आज ये मैं एक तो ये टॉपिक भी ऐसा ले रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जो स्टूडेंट जिन्होंने कर रखा है ये टॉपिक उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो हम आज ऐसी क्लास में हैं जिस क्लास में थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप कोशिश करोगे मेरे साथ और धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा, और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपके अलग से हम करा देंगे, ठीक है। Okay, sir. तो अभी साथ में फॉलो करना है, बस आराम से ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है। अभी देखते हैं। Sir. तो ये सूडो फोर्स लगेगी, इसको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, जैसे लिफ्ट वाला एग्जांपल था, इसको अगर हमने नॉर्मल मेथड से किया था, आज अगर इसको अगर हम सूडो फोर्स से करें तो कैसे करेंगे। लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है और लिफ्ट के अंदर कोई अलग एक ऑब्जर्वर है, ये ओ पॉइंट ऑब्जर्वर है यहाँ, वो देख रहा है इस पर्सन को, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी देखें जरा। एक mg, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये एक्सलेशन से मूव कर रही है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए एक्सलेशन जीरो है क्योंकि वो तो लिफ्ट के अंदर है, तो उसके लिए तो ये मूव नहीं कर रहा। जो बाहर खड़ा है कोई पर्सन, उसके लिए तो ये लिफ्ट मूव कर रही है, पर्सन भी ऊपर जा रहा है, लेकिन जो लिफ्ट के अंदर होगा उसके लिए तो ये रुका हुआ पर्सन होगा, ये वाला पर्सन। तो इसलिए यस सर। इसलिए इसको रोकने के लिए ये जो ऊपर वाली फोर्स है इसके ऑपोजिट फोर्स हम लगा देते हैं जिसे हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो इसके ऊपर एक एक्सलेशन ऊपर है, ये पर्सन का मास m था, तो मास इनटू एक्सलेशन, हमने इस एक्सलेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और ये रिएक्शन ऊपर लग रही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसको ये स्टेशनरी दिखाई दे रहा है ये वाला पर्सन,
दिस इज द पर्सन। ये बड़ा आसान है, ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, पर ये क्वेश्चन इसके बड़े आसान होंगे, देखते हैं। खाली हमें इतना ध्यान रखना है सॉरी, जब सूडो फोर्स यूज करेंगे, और वो कब यूज करेंगे, जब हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन में होगा। तो खाली मास इनटू एक्सेलरेशन एक एडिशनल फोर्स लगानी है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो, अब रिएक्शन ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बैलेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर को तो इसका मोशन जीरो दिखाई दे रहा है, नो मोशन, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। तो आर को मैं लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, और इसकी वैल्यू आ गई एम इंटू जी प्लस ए रिएक्शन की। और ये सेम वैल्यू हमने तब दूसरे मेथड से निकाली थी, जब हमने पहले लिफ्ट को ए एक्सलेशन से ऊपर ले जा रहे थे। तो सेम रिजल्ट आ रहा था, याद आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो ये सेम रिजल्ट हम यहाँ पर लिफ्ट के एक्सलेशन से फाइंड किया हमने, लिफ्ट में सूडो फोर्स लगा के। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, कोई भी लिफ्ट है, बॉक्स या कार, जिसका एक्सलेशन दिया हो और उसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो, तो हमारा ऑब्जर्वर उस कार के साथ चलता है, और उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे में हम एक एडिशनल सूडो फोर्स और लगा देते हैं। अब मैं इसका और एग्जांपल लूंगा नीचे, जैसे लिफ्ट का एग्जांपल आया। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं इस पेज को शिफ्ट करूंगा। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। सर ये वाला लिफ्ट का एग्जाम्पल है। फिर से बोलो। सर ये लिफ्ट का एग्जांपल नॉन इनर्शियल है। ये इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हाँ, क्योंकि ये लिफ्ट सर मगर अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो तो स्टॉप है। ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट के अंदर है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वर का भी सेम एक्सेलरेशन हो गया जो लिफ्ट का है। ऑब्जर्वर अगर अच्छा लिफ्ट यस से सर। बाहर है तो वो इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसके कई एग्जांपल लेने वाले हैं, उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। ये थ्योरेटिकली थोड़ा हमें ट्रिकी लगेगा, एग्जांपल से आसान लगेगा अभी। Sir. यस। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है। नहीं, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, अगर लिफ्ट का एक्सलेशन है तो ऑब्जर्वर का भी एक्सलेशन होगा ना। यस सर ओके। हाँ, तो ऑब्जर्वर भी सेम एक्सलेशन से मूव कर रहा Sir. है। यस। सर अगर ऑब्जर्वर बाहर होगा तब सूडो फोर्स लगेगी? नहीं, तब सूडो फोर्स ही लगेगी। ऑब्जर्वर अगर बाहर होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम की तरह वर्क होगा। तब हम कैसे करते हैं, नेट फोर्स तब लगाते हैं हम आर माइनस एम जी, यहाँ ये नॉन इनर्शियल के लिए। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में हम कैसे करते हैं, ये पर्सन है और ये लिफ्ट ए एक्सलेशन से आ रही है, तो ये जो पर्सन है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। एम जी नीचे, और रिएक्शन सरफेस की वजह से ये ऊपर लग रही है। अब जो ऑब्जर्वर है हमारा, वो लिफ्ट के बाहर है। ऑब्जर्वर मान लेते हैं ऑन ग्राउंड है ये। तो ऑब्जर्वर को लिफ्ट कैसे दिखाई देगी, ये जो पर्सन है ए एक्सलेशन से लिफ्ट मूव कर रही है, तो पर्सन भी सेम एक्सलेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा लिफ्ट के साथ इस ऑब्जर्वर को। तो इसलिए इसके लिए इक्वेशन क्या बनी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, यानी आर माइनस एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये हमने सेम क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम से किया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया। क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो
ये दोनों मेथड अभी याद रखेंगे, फिर धीरे धीरे अभी मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। नोट हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें कई तरह के क्वेश्चन होंगे। ये हम एक कार मान लेते हैं जो कि इधर मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, इसका एक्सलेशन ए है और ये ए एक्सलेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगर इसके अंदर हम ये पॉइंट मास है, हम इसको एक टॉप सरफेस से हमने हैंग कर दिया, तो इसके ऊपर अगर हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम देखें, कार क्योंकि एक्सलेट हो रही है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर होगा उसको कैसा दिखाई देगा, ये इसके ऊपर एक एडिशनल सूडो फोर्स और लगा देंगे। Yes. तो वो सूडो फोर्स इस मास तो इसका लेंगे, एक्सलेशन कार का लेंगे एम इंटू ए, और एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट में सूडो फोर्स लगेगी। तो सूडो फोर्स की वजह से ये लेफ्ट में चला जाएगा मास, इसके ऊपर ये एम ए सूडो फोर्स लग गई, तो ये एंगल थीटा बना रहा होगा, ये स्ट्रिंग, और इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन टी लगती है, ये टेंशन लग रही होगी इस मास के ऊपर, इससे अवे, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास। तो हमें अगर एंगल थीटा और टेंशन टी फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेकर। मैं यहाँ इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। एम जी, ये है एम ए, और इधर टेंशन हमारी टी वर्क कर रही है। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो इसलिए ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा होगा, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, पी कॉस थीटा, और इधर हो गया, तो इसको भी रेड से लिख देता हूँ, पी साइन थीटा। जो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होता है उसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा से, और थीटा से दूसरी तरफ जो 90 डिग्री पर होता है, इस कॉस वाले के से 90 डिग्री पर कंपोनेंट होता है, उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा फोर्सेज ऐसे लग गई, और जो इसके अंदर ऑब्जर्वर है उसे ये रुका हुआ दिखाई देगा, इधर हैंग किया हुआ, और ये एंगल बना के, ये जो भी मास है हमारा पॉइंट मास, ये हमारा वर्टिकल से थीटा एंगल पे दिखाई दे रहा होगा। तो नेट फोर्स जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी साइन थीटा, ये है मास इंटू एक्सलेशन, ये दोनों बैलेंस करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी पी कॉस थीटा एम जी से बैलेंस हो रहा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो टेंशन कैंसिल हो जाएगी, टेन थीटा मिलेगा।
अपॉन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इसे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें। इसलिए tan थीटा आ गया हमारा a/g, और इसलिए थीटा मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स a/g। तो ऐसे हमारा एंगल थीटा वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगी स्ट्रिंग, ये आ गया। अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, Yes, sir. तो उससे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारी ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन ये आ जाएगी। तो ऐसे हम टेंशन निकालेंगे और ये वर्टिकल एंगल थीटा निकालेंगे कब, जब हमें कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मोशन एक्सलरेटेड है, उसमें एक्सलेशन है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उस पर हम अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगा लेंगे। ये हमारी सूडो फोर्स है। और फिर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो देखो आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? Yes. Sir, Yes, यस, sir. sir, यस। सर सूडो फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट जो था वो राइट को लेफ्ट लेफ्ट में मूव करा, राइट में क्यों नहीं करा? इसलिए कि हमारी सूडो फोर्स हम पहले ही देख चुके हैं, अगर एक्सलेशन राइट में है तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, सूडो फोर्स ओके लेफ्ट सर। में लग रही है। हाँ, यही तो हमें याद रखना है बस। इसलिए ये लेफ्ट में जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर तो फिर इसमें वो माइनस 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 भी नहीं होगा। सूडो फोर्स में निकालना माइनस माइनस एम में। माइनस एम ए ही तो लिया हमने। फोर्स तो वेक्टर है ना, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। डायरेक्शन या कंसिडर कर ली ना हमने अपोजिट डायरेक्शन में लेकर। सर एक बार फिर से बोलना। हम्म। सर एक बार फिर से बताना जो आपने बताया अभी। ये जो माइनस एम ए नहीं लेना हमें, माइनस एम ए ही तो लिया हमने। ए एक्सलेशन इधर है तो माइनस की वजह से ही तो उधर लेफ्ट में लगी फोर्स, वो माइनस हमने डायरेक्शन में कंसिडर करना है। अच्छा ओके सर। तो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे। ओके सर। अब मैं अगले एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक? Yes. सर एक सेकंड नोट यस कर सर। रहा हूँ। एक सेकंड सर। नोट कर रहे हैं? हाँ करो। डन सर। अब मैं इसको शिफ्ट करके अगले टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ।
ये अगेन हम एक कार की तरह मान लें, इसका एक्सलेशन ए राइट साइड में, ए एक्सलेशन से राइट साइड में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये वेज रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल ये थीटा है। और अगर इसके ऊपर मैं मास एम रख देता हूं तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी वो मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ। इस ब्लॉक के लिए ब्लॉक का जो वेट होगा एम जी, एक तो वो वर्क करेगा। इस एक्सलेशन को मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर लेता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये लिफ्ट जा रही है ए एक्सलेशन से, ये लिफ्ट है जिसका एक्सलेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर सूडो फोर्स ऊपर लगनी चाहिए नीचे लगनी चाहिए? नीचे। 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 राइट। नीचे। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग जाएगी एम इंटू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो सरफेस है इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 minus theta. 90 minus theta. गुड। और अगर मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे, इस सरफेस से 90 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये वाला कितना होगा? थीटा। Theta. Theta. राइट। तो इसलिए अब याद कर लेंगे हम, बार बार हम थीटा निकालेंगे नहीं। ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाता है ज्योमेट्री से। तो इसलिए अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लेता हूँ तो एम जी प्लस एम ए, ये टोटल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगी, और इसका कंपोनेंट यहाँ पर इधर एम इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा होगा क्या? ये समझ में आ रहा है हमें? Yes, sir. यस सर। टोटल फोर्स है एम जी प्लस Sir. एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका थीटा एंगल पे कंपोनेंट क्या होगा? एम इंटू जी प्लस ए जो टोटल फोर्स है, एफ इंटू कॉस थीटा। और इसी फोर्स का कंपोनेंट जो इसके अलोंग लगेगा, इस प्लेन के अलोंग, जी प्लस ए sin थीटा। वो होगा एम जी प्लस ए साइन थीटा। तो इस वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स इतनी लगने लगेगी। तो इसलिए इसके लिए अगर मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो एन नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा। और ये नेट फोर्स अलोंग द प्लेन, इस फोर्स से ये ब्लॉक नीचे आएगा, इसलिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स है एम इंटू तो जी प्लस ए साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक इस लिफ्ट में नीचे आ रहा होगा, ये एक्सेलरेशन है। और अगर यहां से लेके यहां तक ये ए और ये बी, अगर ए बी डिस्टेंस एस गिवन है तो उसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी तक आने में, वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में इस एक्सेलरेशन को यूज करके निकाल लेंगे। सर जो हमने निकाला है इसमें एक्सेलरेशन एफ बाय एम, उसमें सर हमने एम जी प्लस साइन थीटा क्यों लिया? नेट फोर्स ये लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी तो निकालेंगे। नेट फोर्स ये लगेगी, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ, ओके सर। इसलिए नेट फोर्स ये लगेगा। ओके सर। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। टाइम टू कवर ए बी,
ए बी कवर करने में ये डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, तो हम यूज करेंगे एस इक्वल टू हाफ ए नेट हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इसको यहाँ रेस्ट से मान लेते हैं, रिलीज किया यहाँ ऊपर से, यहाँ छोड़ा, तो इस एक्सलेशन की वजह से यहाँ से आएगा। तो जो नेट है वो ये है हमारा, का नाम है ए नेट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो हम ऐसा सॉल्व करेंगे। ये हमारा नेट ए टू बी कवर करने में ये टाइम इंटरवल आ जाएगा। सर ए नेट जी प्लस साइन थीटा कैसे हुआ? ये तो निकाला यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। सर ये फोर्स है जो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स है जो उस पे लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला तो बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन से। अब नेट फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लग रही है, तो यही नेट फोर्स हुई जिसकी वजह से मूव करेगा वो। ओके सर, ओके। नोट हो गया? Yes, sir. सर यस। सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाँ, रेस्ट पे हमने ये क्वेश्चन ये यहाँ पे ब्लॉक को रिलीज किया यहाँ से, है ना। ओके सर। यहाँ लिख भी देता हूँ, यू इज 0 गिवन। तो क्वेश्चन में ऐसा होगा, ब्लॉक इज रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और वेलोसिटी गिवन होती तो फिर हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे कर लेते। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेने से पहले अभी मैं एक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन लूंगा। तो अगर फ्रिक्शन में हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहे थे, Yes, sir. कोई ब्लॉक में कई केस होते हैं, ये केस 1 ले रहा हूं मैं। इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है ब्लॉक एंड ब्लॉक इज रिलीज्ड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ सरफेस, यानी फ्रिक्शन अवेलेबल है और इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था म्यू। तो ये जो ब्लॉक है और इस सरफेस के बीच में म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। तो देखें पहले इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगे। एक ये एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वर्क करेगी ये सरफेस के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट जो है वो अपने वेट के कंपोनेंट से सरफेस को प्रेस करेगा और इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन लगती है। और इस एमजी का जो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये इधर एमजी कॉस थीटा, अभी हमने देखा था ये एंगल थीटा होता है। इधर एमजी साइन थीटा लगेगा। और क्योंकि ये फोर्स एमजी साइन थीटा है, इस फोर्स की वजह से ब्लॉक जैसे नीचे आने लगेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लॉक
और सरफेस के बीच में जो ये कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे फोर्स लगेगी कांटेक्ट सरफेस के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन लगती है। तो देखें जरा, इसका एक्सप्लेनेशन निकालना है मुझे। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, ये दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इससे एन निकाल लेंगे, और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन से फाइंड कर लेंगे, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब अगर ये एम जी साइन थीटा इससे बड़ा होगा तो ये नीचे मूव करेगा, तो इसलिए नेट फोर्स मैं मान रहा हूं एम जी साइन थीटा ग्रेटर है फ्रिक्शन फोर्स से। एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके इक्वल हो, म्यू एन काफी बड़ा है एम जी साइन थीटा से, तो एम जी साइन थीटा के बराबर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी और ये ब्लॉक रुका रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। yes, सर एक मिनट, इक्वल टू एम एन। हाँ बोलो। सर एक बार नेट फोर्स दोबारा बता दीजिए। ये ब्लॉक है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक एम जी साइन थीटा और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स अगर ये ब्लॉक नीचे ही आ रहा है ए एक्सलेशन से, तो यही फोर्स बड़ी होगी ना इससे, ये नीचे आ रहा है मतलब ये माइनस ये कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा और माइनस एफ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, वो नेट फोर्स। और नेट फोर्स को हमने न्यूटन लॉ से मास इनटू एक्सलेशन के इक्वल रख दिया, एम यहाँ ओके कैंसिल हो गया, तो ए हमारा आ गया और यहाँ से जी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और ये देखें यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ऐसे क्वेश्चन में मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। म्यू और थीटा, थीटा सेम है म्यू सेम है, तो बड़ा मास हो या छोटा मास हो सबका एक्सलेशन सेम ही आ रहा है। सर। सर तो हमने वो वहाँ पे लिखा है एम जी, सर वहाँ पे सर थीटा कैसा है सर? एक मिनट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये एक्सलेशन जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन में इस केस में, तो ये हम ध्यान रखेंगे, या मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर इसमें जो हमने वो लिखा है एम जी कॉस थीटा या फिर एम जी, सर वहाँ पे सर एंगल थीटा कैसा है? कहाँ पे थीटा आया ये? यस सर। ये कह रहे हो ये एंटी कॉस थीटा कैसे आया? नहीं सर, जो हमने एम जी और फिगर के अंदर, सर फिगर में, सर फिगर में तो सर एम जी के दो कंपोनेंट कैसे हो सकते हैं, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा? ये थीटा कैसे आया ये कह रहे हैं हम। यस सर। तो अभी अभी हमने ये इससे पहले निकाला था एंगल थीटा, निकाला था या नहीं? अभी अभी तो हम निकाल के चुके हैं ना, तब यहाँ पहुंचे सर देवेश। ओके सर ओके। देवेश हम सीधे थोड़ी पहुंचे यहाँ पर,
एक मिनट, आप अगर डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी तो निकाला था हमने यहाँ ऊपर। एक मिनट, ये थीटा निकाला था ना यहाँ से, ये ओके सर 90। ओके, कंफ्यूजन हो गया था। ओके सर। फिर से बताऊं, नो सर नो। ये वाला 90 माइनस थीटा है, यस सर, तो वो 90 और ये पूरा परपेंडिकुलर 90 गया था। डिग्री है। 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दें तो भी थीटा आएगा, यस या सर यस थीटा सर। और 90 माइनस थीटा सम कर दें तो 90 आ रहा है, ये एंगल थीटा ओ आएगा। इस तरह से हमने निकाला था यहाँ ज्योमेट्री से। यस सर ओके सर। तो ऐसे हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। ये समझ में आया सबको? इंक्लाइन प्लेन Yes. पर एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरह Yes, अगर, sir. हाँ इसी तरह, ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। तो अगर ये मैंने लिया है केस वन, अभी मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, अब मैं अगले केस में इसके ऊपर एक फोर्स भी लगा के फिर बता रहा हूँ आपको, लेकिन बेसिक मेथड ऐसे रहेगा। पहले यहाँ तक इस मेथड में अगर कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। सर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा कैसा है? कि ब्लॉक पे दो फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और म्यू एन ये ऊपर लग रहा है। तो नेट फोर्स ये नीचे ही आएगा, तो ये माइनस ये होगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर नहीं ले जाएगी, वो तो बैलेंस कर सकती है या तो इसे। हमारे क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया ये नीचे ही आ रहा है ब्लॉक, तो इसलिए ये फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू एम है। क्लियर है? Yes. डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं केस टू आपको जस्ट, ये ब्लॉक है, ये प्लेन के पैरेलल लाइन है, और मान लें कि इस प्लेन से इंक्लाइंड ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। इस एंगल को मैं फाई ले रहा हूँ। क्वेश्चन समझ ले, मैं अब जो मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स लग सकती है मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड वाला केस ले रहा हूँ, जिससे बाकी सारे केस आसान होंगे इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ये पी फोर्स लगाई जिसकी वजह से ब्लॉक मान लें ऊपर जा रहा है, ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, मुझे इसका एक्सलेशन फाइंड करना है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी? देखो, एक एम जी, एक नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगी, म्यू एन। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक आया है समझ में आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, अगली फिगर में ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो निकाल के, पी के कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस फाई या पी साइन फाई, कौन सा लेंगे इधर? Cos P phi. cos phi. Cos So phi. P cos phi. पक्का है, या साइन फाई कर दूं? Cos over. No, sir. Cos phi. Cos phi. Cos phi. और ये वाला पी साइन फाई होगा क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, एम sir. एम जी का जो कंपोनेंट है, ये वाला एंगल कितना होगा देवेश?
सर थीटा। क्यों? सर क्यों निकाल था पहले। निकाला था? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा। तुम भी तो मेरे साथ यही करते हो, मैं तो नहीं मान रहा। सर वो 90 माइनस थीटा लेके किया था, एक परपेंडिकुलर खींच के। हाँ नहीं, वो तो सही है, पर तुम भी तो बीच बीच में बोलते हो मैं नहीं मान रहा, तो मैं भी कह रहा हूँ मैं भी नहीं मान रहा, ये नहीं है थीटा। कह दूं ऐसा? नहीं। सर वो कंफ्यूजन हो गया था बस। हाँ कोई बात नहीं। एम जी का कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, और इधर एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो अब बहुत सारी फोर्स लग गई इसमें, इसलिए मैं इस ब्लॉक को यहाँ अलग से लेके फिर और बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अब मैं खाली कंपोनेंट वाली फोर्स ले रहा हूँ। यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, कौन कौन सी? एक तो फ्रिक्शन फोर्स, और एक एम जी साइन थीटा। इधर ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लिया है मैंने, है ना? ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स। और ये कौन सी है, क्या लिखूं इसे? mg cos theta. mg cos theta. एम जी कॉस थीटा। और इधर भी एक फोर्स लग रही है, ये कौन सी है? ई e कॉस cos फाई। theta. P cos theta. Phi. Cos phi. कॉस फाई। और एक इधर भी लग रही है, ये कौन सी है? e ई sin phi. साइन P फाई। sin phi. हाँ तो अब देखो, जो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो उसमें ये सारी फोर्स लग जाएंगे। तो अब ये जो फोर्स है ये और ये बैलेंस कर लेंगे एक इक्वेशन, तो इससे बनेगी। और जो इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग है ये वाली फोर्स माइनस ये दोनों फोर्स बराबर है में नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन प्लस पी साइन फाई इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इससे मेरा एन आ जाएगा, एन को मैं यहाँ रख दूंगा तो इससे मेरा म्यू एन आ जाएगा। ठीक है? और इससे मेरा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन आ जाएगा, जब एन आ गया तो म्यू इंटू एन। और इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा माइनस, इन दोनों का सम कर देता हूँ, इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। म्यू एन की वैल्यू यहां से रख दूंगा ऊपर से, इससे मुझे एक्सलेशन मिल जाएगा। समझ में आया हमें? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम ऐसा कर लेंगे, एम जी जो भी मास दिया है उसके कंपोनेंट ले लिए और नॉर्मल रिएक्शन लगा ली। अगर फ्रिक्शन है तो म्यू एन भी ले लो, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन वाली फोर्स छोड़ दो, स्मूथ सरफेस है तो ये मेथड समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ गुड। अब मैं एक और टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। टाइप तो पता नहीं कौन से नंबर की हो गई, 8 9 10, कौन से हो गई? 9th मान ले रहा हूँ, पता नहीं बीच में कितनी सारी टाइप आ गई। नंबर अपने आप डाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है?
ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास। इसको हमने, ये दो स्ट्रिंग है, इनसे हैंग कर दिया, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट का मास m है। एक तो इसका वेट mg वर्क करेगा। बेटा वेट करो, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। ओके सर। ओके सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, वो Yes, पॉज sir. के लिए, पॉज यस पे। सर। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, गुड गुड। हाँ, अब स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर।
तो हमने ये मास हैंग किया यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग के साथ हमने इसे हैंग किया था। हमें स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। इसका नाम मैंने T1 रख लिया, इसका नाम मैंने T2 टेंशन रख लिया। और टेंशन हमें पता है ऑब्जेक्ट से किधर लगती है, अवे अवे अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन इधर लग रही है। अगर ये जो जॉइंट है यहाँ पे इसको देखें तो इसके लिए टेंशन इससे अवे इधर लग रही होगी। ऐसे यहाँ पे जो वॉल है, वॉल के लिए इससे अवे, और हमारे ऑब्जेक्ट के लिए इससे अवे। तो मान लें हमें ये ऐसा दिया होगा, ये एंगल θ1 और ये θ2 गिवन होंगे, हमें टेंशन फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक हमारे पास लामीज थ्योरम है और एक कंपोनेंट मेथड है। मैं दोनों से बता रहा हूँ आपको ये। तो पहले मैं मेथड 1 ले रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, जिसमें हम फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं। तो ये जो टेंशन है इसके अगर कंपोनेंट लिए जाएं तो इधर T2 साइन θ2 लिख दूं, So cos theta. cos थीटा cos theta. ये सही नहीं है साइन θ2? यस सर cos आएगा ना। No, sir. No, sir. गुड। T2 cos θ2 इधर लग गया। और तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ये एंगल थीटा पर, और एक दूसरा ये जो थीटा पे लिया है इसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल। ऐसे इस T1 के कंपोनेंट, एक तो इधर लेफ्ट में T1 साइन θ1, सर Cos cos theta theta 1 1. cos θ1। वही कंफ्यूज नहीं हो रहा अब तो स्टूडेंट, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। और इधर T1 साइन θ1 ऊपर। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगी, एक तो दो फोर्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बैलेंस करेंगी। तो T1 cos θ1 यानी लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स आपस में बैलेंस कर लेगी। बैलेंस क्यों करेगी? क्योंकि ये बेचारा लटका हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, कहीं जा नहीं रहा, ये मोशन नहीं है इसका, यानी नेट फोर्स जीरो, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड है यानी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम, सर हाँ जी, सर यानी इक्विलिब्रियम कैसे? इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, नेट फोर्स जीरो, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। और कभी कभी मेंटल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, वो भी आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, मेंटल इक्विलिब्रियम यानी माइंड हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है, बैलेंस्ड है। तो लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स इक्वल है, और ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों का सम इसके बराबर रख दूं ना, यस सर। तो Yes, sir. T1 Yes, sir. साइन θ1 प्लस T2 साइन θ2, ये बराबर है mg, डाउनवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्स का सम बराबर डाउनवर्ड फोर्स के। तो दो इक्वेशन आ गई, और दो वेरिएबल है हमारे पास T1 एंड T2, बाकी सब गिवन होगा हमें। तो इन दो इक्वेशन से हम T1 T2 फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करके T1 एंड T2 निकल जाएगा। ये मेथड समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes. yes sir Yes, sir. और जो नए स्टूडेंट थे आज, दिशा, समझ में आ रहा है?
दिशा न्यू Yes, sir. स्टूडेंट। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लगेगा पर इतना टफ भी नहीं, अब तो याद हो गया हमें, कंपोनेंट थीटा की तरफ कॉस थीटा वाला होता है ना। Yes, sir. और फिर फोर्स को बैलेंस कर दो तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिर भी जो प्रॉब्लम रह जाएगी वो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। Okay, sir. हेलो। हाँ, कोई और भी पूछ रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविकम। हाँ सर, बोलो। अगर हाँ मतलब जैसे कुछ डीपीपी सॉल्व करते हो कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर आपका नंबर मिल सकता है ताकि आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकें प्रॉब्लम। हाँ, नंबर मिल सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर, आप लोग नोट कर लो सब लोग, कोई भी डाउट हो तो मुझसे थैंक यू अलग सर। से डिस्कस कर सकते हो, यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं। अमित गोयल, वैसे नाम तो मेरा शायद आ रहा होगा लिखा हुआ कहीं कहीं। Yes, sir. यस सर। और नंबर ये है 87 9 10 11 12 4। नंबर दिख रहा है सबको? नहीं अभी नहीं Yes, है। Yes, sir. sir. हाँ दिख रहा है, हाँ। Yes, sir. तो आप जब भी आपको डाउट पूछना हो, नाम और बैच बता के पहले मैसेज भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे, फिर अपना डाउट पूछ सकते हैं या कोई भी एडवाइस ले लिए, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है पढ़ने में तो आप डिस्कस कर सकते हैं Okay, sir. कभी भी। तो फिजिक्स में कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से पढ़ाई करो, कोई भी टेंशन आ रही है प्रॉब्लम आ रही है तुरंत डिस्कस करो, ठीक है। अब मैं इधर आ रहा हूँ। तो ये हमने एक मेथड किया, ये मेथड समझ में आ गया हमें। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैं दूसरे मेथड पे जा रहा हूँ। ये है बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। वी गेट T1 एंड T2। तो जब हम ये साइन थीटा, जब हमें एक्चुअल में एंगल थीटा गिवन होंगे तो ये उसकी वैल्यू रखने से ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा फास्ट। सेकंड मेथड समझने के लिए पहले मैं एक थ्योरम डिस्कस करूंगा जिसको हम यूज करेंगे, लामीज थ्योरम। ये लामीज थ्योरम क्या है? किसी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स लग रही है, ये पॉइंट है, इस पे तीन फोर्स लग रही है, F1, ये F2 और ये F3, तीनों एक पॉइंट से पास हो रही है जिसे हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। तो एक पॉइंट से पास हो रही है और ये जो पॉइंट है, ये जो भी मास है, ये इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है, इसका मेंटल बैलेंस एकदम अच्छा है। तो अगर हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है, F1 F2 F3 में से कोई एक हमें गिवन होगा, बाकी दो फाइंड करने हैं, तो इसका मेथड बता रहा हूँ। ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा ले लेता हूँ, अल्फा बीटा एंड गामा। तो लामीज थ्योरम कहती है F1 अपॉन इसके जो अपोजिट साइड है उसका साइन ले लेंगे, यानी साइन ऑफ बीटा। इसी तरह F2 के लिए, F2 के अपोजिट साइन ऑफ क्या लिख दूं? Gamma. Gamma. साइन ऑफ गामा, राइट। और सेम रूल से F3 के अगेंस्ट अल्फा। साइन अल्फा। Sin तो alpha. ये इस अगर हम ये मेथड यूज करेंगे ये इससे भी फास्ट है। अब हमारी चॉइस है, हमें जो भी अच्छा लग रहा हो, जो मेथड हमें लग रहा हो आसानी से आंसर दे रहा है, पर ये एकदम फास्ट है। क्यों?
इसमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। F1 F2 F3 में से एक हमें पता है, मान लो F3 पता है, तो फर्स्ट और थर्ड रिलेशन लेंगे तो सीधे F1 आ जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड और थर्ड लेंगे, सीधे F2 आ जाएगा। तो इसे हम लामीज थ्योरम कहते हैं। समझ में आई हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर mg ये लग रहा है, और इधर टेंशन T1, ये एंगल θ1, और इधर ये देख लेंगे T2 और ये एंगल है θ2। तो सबसे पहले हमें तीनों, ये तीन फोर्स हो गई T1 T2 एंड mg, इनके बीच में टोटल एंगल निकालना है। तो ये है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे एंगल हो गया 90 प्लस θ1 इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 प्लस क्या लिख दूं, Theta 2. Theta 2. गुड। और इनके बीच में एंगल T1 और T2 के बीच में जो एंगल होगा वो 180 180 माइनस minus 180 theta 1 minus plus theta theta 2. 1 plus theta 2. गुड। तो अब हमें ये तीन एंगल आ गए, तो इसलिए सीधे रिलेशन आ गया T1 अपॉन इसके अपोजिट एंगल sin 90 प्लस θ2। इसी तरह T2 अपॉन sin 90 प्लस θ1, और ये mg अपॉन ये वाला एंगल जब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वल करेंगे mg हमें पता है, तो हमें T1 आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, sin 90 प्लस θ2 cos θ2, ये तो हमने पढ़ा है मैथ्स में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ऐसे ये भी cos θ1 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो इससे ये दोनों लेंगे हम इन दोनों से, तो T2 दे जाएगा हमें, और ये वाला और ये थर्ड रिलेशन लेंगे तो हमें T1 मिल जाएगा। तो इससे एक ही बार में हमें टेंशन मिल जाएगी, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी हमें। मेथड समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बार नोट करो, फिर आगे और दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सर ये बस 3 के लिए एप्लीकेबल है? Lamis theorem 3 से ज्यादा कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। वन बाई वन पूछेंगे। हाँ बोलो, क्या पूछो, सर क्या ये बस डाउट? 3 सर ये बस हाँ 3 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल बस? हाँ, 3 थ्री फोर्सेस? फोर्स के लिए, थ्री फोर्सेस कंकरेंट फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रही है, और ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस्ड है, तो थ्री फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। Okay, sir. हमारे यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस होनी चाहिए, और थ्री नंबर के लिए एक बार में थ्री होनी चाहिए एक पॉइंट पर, उन्हीं के लिए लामिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आवाज तो आ रही है ना मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मुझे डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, क्या चक्कर है? अब मैं सूडो फोर्स का जो एक और टाइप था उस पे जा रहा हूँ। टाइप 10 9 था, ये 10 जो भी निकाल लेना इसे।
मान लें ये हमारा ट्रक है और ये ट्रक का एक्सीलरेशन गिवन है। मैं एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ जिससे कि उसके बेसिस पे याद अच्छा समझ में आएगा। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस एक्सीलरेशन से ट्रक स्टार्ट होता है। उसी टाइम ये यहाँ पे एक मास रखा है, वन केजी का मास है ये, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेता हूँ मैं 0.2 गिवन है। और इस मास से लेके एंड तक का डिस्टेंस मैंने 5 मीटर ले लिया। तो जब ये इस एक्सेलेरेशन से ट्रक स्टार्ट होगा और इस एक्सेलेरेशन से चलेगा तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी Yes. वजह से इसका मोशन होगा और ये इस ट्रक से नीचे गिरेगा। तो हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम ऑफ द ब्लॉक टू फॉल ऑफ द ट्रक, ट्रक से ये कितने टाइम में नीचे गिर पड़ेगा। तो इसमें भी हम सूडो फोर्स लगाएंगे इस सब तरह के क्वेश्चन में जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी एक्सलेशन से आ रहा है और उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन हुए। तो मैं यहाँ एनलार्ज करके बता रहा हूँ। ये ब्लॉक लिया, इस पे ये सूडो फोर्स लगी, मास इनटू एक्सलेशन, मास है 1 kg, Yes. तो ये जो सूडो फोर्स लगी 6 न्यूटन की फोर्स लगी राइट डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इसका वेट mg, G10 ले रहा हूँ, 1 × 10, 10 न्यूटन वेट नीचे लगा, और वेट की वजह से ये नीचे तो सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगी, वो वेट को बैलेंस करेगी, तो वो भी 10 न्यूटन, और इसकी वजह से यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी F, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी ये म्यू एन होगी। म्यू दिया है मुझे 0.2, तो 2 न्यूटन इसके ऊपर ये फोर्स लगी यहाँ, 2 न्यूटन। यहाँ तक समझ में आया हमें ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स वर्क करेंगी। Yes. यस सर। Yes. तो सर इसकी वजह से सर एफ क्यों लगेगी? हैं सर एफ एफ फ्रिक्शन ऐसे क्यों लग कोएफिशिएंट गिवन है, रफ सरफेस है ना, तो रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। जब हम इसको इधर मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत लगने लगेगी, ओके सर। म्यू एन। तो इसलिए अब हमें इसका एक्सलेशन निकालना है, और उस एक्सलेशन से हम 5 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स 6 - 2, 4 न्यूटन, और इसलिए एक्सलेशन नेट मास फोर्स अपॉन मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे नेट ए नेट हम यूज कर रहे हैं, ए एन, और एस हमें दिया है यहाँ पे 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ये स्टार्ट करेगा इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 होगी। एक्सलेशन हमने निकाला 4,
इसलिए टी स्क्वायर आ गया हमारा 5/2। √5/2 इतना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को इससे फॉल ऑफ होने में। ये देखो, आपको समझ में आया ये? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes. गुड। तो ऐसे सर अब जब हम, हम हाँ, सर जब हम फोर्स निकालेंगे तो हम सोचो हमारा वो है 6 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन, वो नहीं करेंगे कंसिडर? ये जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसमें यहाँ कंसिडर करके तो ये 6 न्यूटन आया था। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब ध्यान से सुनना है और ध्यान से एब्जॉर्व करना है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो एक तो डीपीपी आपको और मिल गई है, वो भी ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको अगली बार डीपीपी फिर डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन की जगह मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ। इतने टाइप के क्वेश्चन है ना, खत्म नहीं होंगे। बेटा वेट करो सर, रिज्वाइन करेंगे अभी। Okay, sir.
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, एक मिनट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं अब टाइम कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इसको अगली बार लूंगा, इसमें टाइम लगेगा अभी। लेकिन आप लोग मुझे रिमाइंड कर देना, ये फिगर याद रहेगी आपको? यस सर। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, पुली भी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो हमें इनका एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं।